हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विथ पीको सर, न्यू चैप्टर जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अंतर्गत बच्चों आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, इसमें आपको कई इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कार्बोकेटायन, कार्बोनिनान और कुछ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद आपका सेकेंड पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट सेकेंड। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे आप एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेसमेंट होना। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन से निकल के ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से निकल के दूसरे स्थान पे जाना, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला होता है परमानेंट इफेक्ट, दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में बच्चों आएगा पोलराइजेशन इफेक्ट, मतलब किसी न किसी चार्ज का इफेक्ट पड़ा जाएगा, वो परमानेंटली रहेगा, वो परमानेंटली मेंटेन रहेगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट या जिसको रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हो। तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। और टेम्पररी इफेक्ट में बच्चों सिर्फ आपका एक ही आएगा, जिसको कहोगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये आपके सिलेबस नीट आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आपके सिलेबस में परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। मेसोमेरिक इफेक्ट को दूसरे नाम हम बताते हैं रिजोनेटिंग इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं उस पर, कार्बोकेटायन पे। तो केटायन, एक केटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कार्बोकेटायन कहलाता है। सिंपल वे में किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हो वो कार्बोकेटायन कहलाता है। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है बच्चों, दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज आयन। कार्बोकेटायन क्या पॉजिटिव चार्ज आयन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम भी होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज एज नंबर ऑफ एडजेसेंट एल्काइल ग्रुप इंक्रीज। ठीक है तो आप सुनिए ध्यान से। कार्बोकेटायन क्या होता है? जैसे मान लो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन कैसे हुआ? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी में हर वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा होता है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक वैलेंसी एब्सेंट है, नहीं है। तो यही बच्चों कहलाता है CH3 के ऊपर पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक वैलेंसी की कमी है, यही कहलाता है आपका कार्बोकेटायन। ठीक है बच्चों, अब कार्बोकेटायन को ये किसी चीज़ की स्टेबिलिटी कैसे मापी जाती है, ये देखिए। 3 डिग्री, अगर एक कार्बन के ऊपर 3 कार्बन से जुड़े हुए एटम हो उनको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और 2 डिग्री बीच वाले के पास एक H हाइड्रोजन होगा और इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, ये 2 डिग्री। 1 डिग्री के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा होगा और बगल वाला सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा, एक मिथाइल से जुड़ा हो 1 डिग्री, 2 मिथाइल से जुड़ा हो 2 डिग्री, 3 मिथाइल से जुड़ा हो 3 डिग्री। और जो सेंट्रल एटम के कार्बन होते हैं उनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, 3 डिग्री के पास 2 डिग्री के पास एक हाइड्रोजन होते हैं और 1 डिग्री के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऐसे भी आप पहचान सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि 3 डिग्री के पास सेंट्रल एटम कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, 2 डिग्री का सेंट्रल एटम के पास एक हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री के पास 2 हाइड्रोजन होंगे। और ये एक कार्बन से जुड़े हैं, 2 डिग्री 2 कार्बन से, ये 3 डिग्री 3 कार्बन से, इनके नाम में ये। तो इसने कहा रहा है कि कार्बोकेटायन 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल कैसे है बच्चों? ये देखिए कैसे स्टेबल है, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 3 लोग इनकी कमी को दूर कर रहे हैं। 3 लोग तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को इनको दे रहे हैं, तो इनकी 3 तरफ से इनकी इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो रही है। यहाँ पे इनको दो तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो रही है, यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो रही है। मतलब सबसे इलेक्ट्रॉन की कमी कौन दूर करेगा? 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। यही आर्डर है बच्चों, यही समझाया गया है आपको कार्बोकेटायन में। देख लीजिए 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप इसको देने के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, यहाँ पे 1 डिग्री में 1 मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, यहाँ पे कोई नहीं है तैयार है।
हाँ बच्चों, हेलो बच्चों। अब आइए कार्बन आयन मतलब निगेटिव वाले पार्ट पे। जिस कार्बन के पास मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो कार्बन एनायन कराते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हो, उनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। ठीक है बच्चों, दिस इज़ निगेटिव चार्ज आयन। ये निगेटिव चार्ज आयन होते हैं इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट एटम। इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीज। जितना कम एल्काइल ग्रुप रहेगा, जैसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप रहेगा बच्चों, तो उतने कम स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज करेगी। इसके मतलब इनका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऐसे चलती है। पहले 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री। मतलब 3 डिग्री एल्काइल कार्बन आयन की सबसे कम होगी, 2 डिग्री कार्बन आयन की, इसके बाद फिर 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा 1 डिग्री से भी ज़्यादा मिथाइल कार्बोकेटायन की होती है, मिथाइल कार्बन आयन की होती है। कार्बोकेटायन नहीं बच्चों, कार्बन आयन या कार्बन आयन। ठीक है बच्चों, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कार्बन आयन देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा आपकी ये होती है जिसमें रिजोनेंस बनता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ये कॉन्जुगेशन में, ये निगेटिव चार्ज मतलब कॉन्जुगेशन में। तो सबसे ज़्यादा जिसका रिजोनेंस बनता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की होती है। ठीक है बच्चों, फिर 3 डिग्री बेंजीन की होती है, 3 डिग्री बेंजीन कार्बन आयन की होती है, फिर 2 डिग्री बेंजीन कार्बन आयन की होती है। क्योंकि बेंजीन की इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये बच्चों रिजोनेंस शो करता है, और रिजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 3 डिग्री बेंजीन की, फिर 2 डिग्री बेंजीन की, फिर 1 डिग्री बेंजीन की। ठीक है बच्चों, फिर एलाइल ग्रुप की, ये एलाइल ग्रुप है आपका, ये एलाइलिक ग्रुप है आपका। ठीक है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर माइनस चार्ज एलाइलिक ग्रुप है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री बेंजीन है। और इसके बाद बच्चों बिनाइल ग्रुप, इसके बाद आपका ये बिनाइलिक ग्रुप का है। ठीक है बच्चों, ये बिनाइल ग्रुप का। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो है साइक्लो आ जाएगा, उसका है। फिर इसके बाद ये 1 डिग्री का, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का है एल्काइल, और 2 डिग्री एल्काइल का है। फिर ये 3 डिग्री एल्काइल का है। ठीक है, 1 डिग्री एल्काइल कार्बन आयन, 2 डिग्री एल्काइल कार्बन आयन, 3 डिग्री कार्बन आयन, 3 डिग्री एल्काइल कार्बन आयन। जबकि यहाँ पे 3 डिग्री बेंजीन है, बेंजाइल कार्बन आयन। ठीक है बच्चों, बेंजाइल कार्बन आयन, फिर 1 डिग्री बेंजाइन कार्बन आयन। अब इसी प्रकार आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, तो सबसे ज़्यादा -I, फिर एसिडिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपको इफेक्ट पढ़ाएंगे, आपका इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सब इफेक्ट चलेगा। आइए कुछ अटैकिंग रीजेंट देख लेते हैं। अटैकिंग स्पीसीज देख लेते हैं। अटैकिंग स्पीसीज मतलब जो रिएक्शन में अटैक करने वाले स्पीसीज होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं प्लस चार्ज, या तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, जैसे ये होता है E के ऊपर प्लस, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये किसी एटम के पास अगर मान लीजिए अटैक कर रहा है, ठीक है बच्चों, तो इसके पास मान लो निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल इससे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे जाके अटैच हो जाता है, तब ये नया कंपाउंड बन जाता है। इलेक्ट्रोफाइल का वर्क यही होता है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं देख लिया जाए। अटैकिंग स्पीसीज में आपका आएगा इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और एक मल्टीपल बॉन्ड कार्बन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आएगा। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में बच्चों ये होगा, क्योंकि चार्ज जिसके ऊपर प्रेजेंट होगा वो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में कौन आता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एक्सेप्ट आप फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। इसमें सभी चार्ज वाले स्पीसीज आएंगे, लेकिन फर्स्ट मतलब S ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके ऊपर अगर चार्ज होगा, उनको छोड़ के वो सब इलेक्ट्रोफाइल में नहीं आते हैं बच्चों। जैसे क्लोरीन CH3 R+, Fe+, सब पे चार्ज है बच्चों, सब आएंगे। लेकिन आप ले लिए सोडियम प्लस, ठीक है बच्चों, पोटेशियम प्लस, ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं आते हैं। जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम डबल प्लस, कैल्शियम प्लस, ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाते हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि फर्स्ट S ब्लॉक के सभी एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं चार्ज वाले। दूसरा आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो सब में होता है,
जैसे BX3 मतलब आपका ले लिया जाए BF3, तो आप जब बॉन्ड बनाओगे, बोरान के पास आउटर मोस्ट वैलेंसी 3 होती है, फ्लोरीन के पास 7 होती है, ठीक है चो। इसको 1 चाहिए, 4 6 7 5 6 7, इसको भी 7 होता है इसके आउटर मोस्ट में वैलेंसी। अब इसको 1 बॉन्ड बनाना है, इसको भी 1 बॉन्ड बनाना है, इसको भी। अब इसकी ये फ्लोरीन की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर बोरोन का बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, क्योंकि 3 आउटर मोस्ट वैलेंसी होती है और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही रहा। मतलब BF3 एक तरह से ऑक्टेट कंप्लीट होने वाले को स्टेबल कंपाउंड कहते हैं, लेकिन ये तो BF3 तो इनकम्प्लीट है, इनडायरेक्टली इनकम्प्लीट है, इस पर चार्ज नहीं दिख रहा है, फिर भी ये बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर 6 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो ऐसे आपका B2S6 भी है, आपका ड्राई LCl3 भी है, और CO2 गैस भी है, ठीक है चो। ये करता क्या है इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मान लो ये X कोई हाइड्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है चो। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में क्या होता है बच्चों, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, अब उसमें मतलब ऑक्टेट इसका फैला हुआ SiCl4 PCl5 SO3, ठीक है चो। SO3 इन तीनों का भी बच्चों, हाँ इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, पर इसीलिए इनका एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे SiCl4 याद कर लिए, PCl5 और SO3, इन तीनों को आप याद कर लिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, मतलब एक्सपेंडेड, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे Si की बैलेंसी, फास्फोरस की आउटर मोस्ट में होते हैं 5 बैलेंसी, और ये 5 क्लोरीन से लगा हुआ है, तो ये 5 क्लोरीन से लगा मतलब 5 बॉन्ड बना लेगा, और 5 बॉन्ड बना लेगा तो फास्फोरस के पास कितनी टोटल इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्टेट अपना एक्सपैंड कर दी PCl5, और यही इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। SO3 इसी प्रकार SiCl4 भी है, ठीक है चो। क्यों एक्सपैंड करता है, इसका रीज़न है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद लास्ट क्या है, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड जो रहता है उसके साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहते हैं, वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जैसे CO हो गया, CN हो गया, CH2 हो गया, CO2 अभी आपने देखा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है चो। ये सब भी आपका कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाईली एसिडिक होता है। 1 डिग्री एल्काइल जो होता है हाईली एसिडिक होता है, तो ये सब भी बच्चों आपका इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाते हैं। एक समरी में क्या बता सकते हो कि एक चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, एक न्यूट्रल में ड्राई LCl3 CO2 B2S6 BX3 मतलब BF3 PCl5 SO3 SiCl4 CO CN CH2 CO2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इतने जो एलिमेंट, इतने जो कंपाउंड होते हैं ये सभी आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, ठीक है चो। अब इलेक्ट्रोफाइल में क्या कहता है, कुछ देख लीजिए, कुछ एक्सेप्शन टाइप का भी है। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन उसमें से एक्सेप्ट किसको छोड़ के, अमोनियम आयन को छोड़ के, अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको छोड़ के इनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। केटायन आप और इनको भी, केटायन आप फर्स्ट एंड सेकेंड डे, फर्स्ट डे और सेकेंड डे के केटायन को भी हम इलेक्ट्रोफाइल में नहीं शामिल करते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट नीड टू एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड इसलिए इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि मतलब अपने से ज़्यादा, ऑक्टेट से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करते हैं उन्हीं को बच्चों हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इसलिए किसको छोड़ के, अमोनियम आयन को, और केटायन ऑफ फर्स्ट ए और केटायन ऑफ सेकेंड ए के कंपाउंड को छोड़ के, एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे एक और है नीचे C2H6 CH4 H2 NH4 सोडियम पोटेशियम, दीज स्पीसीज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नार न्यूक्लियोफाइल, न तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं न न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है इनके अंदर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि इनके अंदर पूरा बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये न तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं न तो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। अब बच्चों आ जाइए न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल कह रहा है कि
ये भी आपका एक रिएक्टेंट होता है। न्यूक्लियोफाइल इज द रिएक्टेंट दैट डोनेट्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को डोनेट करता है। वो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है, देता है। न्यूक्लियोफाइल बच्चों इलेक्ट्रॉन के पेयर को, लोन पेयर को देता है, और जो कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म ए न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, और नया कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी बच्चों 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बच्चों उसमें इलेक्ट्रोफाइल में आप पढ़े थे कि मल्टीपल बॉन्ड होगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इसमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस सेम होगा। जैसे कार्बन कार्बन ये 14 फैमिली में है, 14 ग्रुप में है बच्चों, तो इसका जाहिर सी बात है कि सेम ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये मल्टीपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ा है, इसलिए ऐसे स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसी प्रकार बेंजीन भी है। बेंजीन भी आपका बेंजीन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आगे पढ़ाएंगे क्या होता है। और ये ट्रिपल और डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड जिसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे, ये बता दे रहे हैं अभी, आगे पढ़ेंगे तो काम आएगा। चार्ज न्यूक्लियोफाइल में बच्चों आएगा जिस पे निगेटिव चार्ज होगा। एंड सिग्मा बॉन्डेड आर्गोमेटेलिक कंपाउंड, जो सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जैसे RMgX, सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे RMgX। देखिए बच्चों ये सिग्मा बॉन्डेड आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे R फॉर्म लिखा भी है यहाँ पे, RMgX में यहाँ पे R माइनस में टूटेगा और MgX प्लस में टूटेगा, ठीक है बच्चों। तो R माइनस जो होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऐसे ही R2CD, ठीक है बच्चों, ये भी है आपका आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिग्मा आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। H माइनस, OR माइनस, X माइनस, ये सब जितने माइनस वाले कंपाउंड है और आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और मल्टीपल बॉन्डेड में क्या है, ये मैंने बता दिया कि ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस सेम होगा और उनसे जुड़े हुए मल्टीपल बॉन्ड, ये आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। बेंजीन रिंग भी आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। न्यूट्रल में आपका आएगा जिसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, अमोनिया आएगा, एमीन आएगा, वाटर आएगा। वाटर आपका देखो बच्चों न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आता है। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सबको पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन के पास आप जानते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब लोन पेयर 3 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, मतलब दिख तो नहीं रहा कि ये चार्ज है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चों। और कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं। कुछ कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे PH3, जिसको क्या कहोगे बच्चों, फास्फीन कहोगे कि फास्जिन कहोगे? इसको कहेंगे फास्फीन, ठीक है बच्चों, फास्फीन कहेंगे। और ईस्टर है, ये स्टोन है, ये स्टामाइड है, H2 है, COOR है, ये आपका एस्टर में आएगा। ये एसीटोन है, ये एस्टामाइड है, ठीक है जो लिखा भी है, ये एस्टामाइड है। अच्छा यहाँ पे लिखा है ये एस्टामाइड है, ये एसीटोन है और ये ईस्टर है। और आपका हैलोजन और आपका PH3, ये इतने जो 1 2 3 4 5 कंपाउंड जो है आपके, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, बोथ होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन लगवाएंगे आपसे और हम दिखाएंगे कि क्या क्या आप पढ़े थे। एप्लीकेशन ऑफ मतलब न्यूक्लियोफाइल की उपयोगिता क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंस क्या है। तो ये निगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है बच्चों, याद रख लेना। आपका एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, आपका एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें पूछेगा कि एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कौन मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन ज़्यादा रखता है, तो आप कहोगे जो चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है। ये क्यों बच्चों, क्योंकि इसके पास रीजन भी है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और इसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी,
ठीक है बच्चों, ये ज़्यादा अटैक करेगा, ये कम अटैक करेगा। इसी प्रकार NH2- में भी इसी प्रकार ये एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड में भी आपका देखो चार्ज वाला ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी रखता है। मतलब पहले आप याद करोगे निगेटिव चार्ज वाला, दूसरा याद करोगे स्टेरिक हिंडेंस, मतलब जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी। स्टेरिक हिंडेंस मतलब जैसे बता दें स्टेरिक हिंडेंस किसे कहेंगे, ये 3 डिग्री कार्बन आयन है, ये 1 डिग्री कार्बन आयन है। अब बच्चों बताओ ये ज़्यादा अटैक करेगा कि ये ज़्यादा अटैक करेगा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे तीन पोजीशन से आपका ये बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप एल्काइल ग्रुप आपको घेरा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ एक साइड से घेरा हुआ है, तो अटैकिंग रिएजेंट इस पर ज़्यादा अटैक कर सकते हैं, इस पर कम अटैक करेंगे। यही कहलाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब इस पर ये हिंड्रेंस ज़्यादा है, बल्कि ग्रुप का हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस पर हिंड्रेंस कम है, इसलिए ये कम अटैक करेगा, ये ज़्यादा अटैक करेगा। ठीक है बच्चों, मतलब 3 डिग्री कार्बन एनायन कम अटैक करेगा, 1 डिग्री कार्बन एनायन ज़्यादा अटैक करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी की अपोजिट होती है, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो ऐसे ही बच्चों देखिए ये आपका ऑक्सीजन लिया है और ये एल्काइल ग्रुप लिया है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो कि ये देखो कोई हिंड्रेंस नहीं, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी यही है, मतलब लीस्ट बल्कि ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो बच्चों धीरे धीरे बल्कीनेस बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, ये बच्चों कार्बन है। यहाँ पे बच्चों देखिए 1 2 3 कार्बन आ गए, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, मतलब बल्कीनेस सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जितना ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ेगा उतना बच्चों कम न्यूक्लियोफाइल होगा या न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, मतलब मोर बल्कि मोर लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है बच्चों, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस की न्यूक्लियोफिलिसिटी अपोजिट होती है। इसके बाद आ जाइए पोलराइजेबिलिटी, मतलब जिसका साइज जितना ज़्यादा बड़ा उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। पोलराइजेबिलिटी बच्चों देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की। जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी बच्चों, जितने ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। तो जितने ज़्यादा बड़ी साइज होती है, क्योंकि होता है ना स्मॉलर साइज ऑफ केटायन, लार्जर साइज ऑफ एनायन, ये एनायन में लार्जर साइज होनी चाहिए, उसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे बड़ी साइज होती है सेलेनियम की, फिर सल्फर की, ऑक्सीजन की, क्योंकि 16 ग्रुप में आओगे टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ती है। OS से टेपो वाला याद है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोरियम। तो सेलेनियम की साइज सबसे ज़्यादा, मतलब पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की। अब सॉल्वेंट पे आ जाइए। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर ही बता रहे हैं बच्चों। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट में जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे O और H, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे बच्चों O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, N और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और F और H के बीच में, इन तीनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, हाइड्रोजन एलिमेंट पाया जाता है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कंपाउंड को हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की। एप्रोटिक सॉल्वेंट में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, जैसे DMSO है, DMF है, एसीटोन है, एसीटोन नाइट्राइल है। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी की। ठीक है, जो एप्रोटिक सॉल्वेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन आएगा आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, मतलब कभी कभी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम चलती, कभी कभी डिफरेंट चलती है। इसके बारे में अगली टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है अगली टॉपिक बच्चों? अगली टॉपिक है बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं बच्चों, वेलकम केमिस्ट्री विद पीको सर के साथ। डिफरेंस बिटवीन आज आपको लेकर आए हैं एक बार फिर बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने बता दिया कि ये क्या है, निगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस की इन्वर्सली होती है, पोलराइजेबिलिटी की डायरेक्टली होती है। सॉल्वेंट में 2 आएंगे, प्रोटिक एप्रोटिक, प्रोटिक की डायरेक्टली होती है, एप्रोटिक की इन्वर्सली होती है। ये आपने पिछली बार पढ़ा। अब आप सुनिए, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस बच्चों देख लेते हैं।
न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोलराइजेबिलिटी मैंने देख लिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी बच्चों टॉप टू बॉटम जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में बढ़ती है क्योंकि साइज बढ़ रही है, और तो मैंने बताया ना कि ग्रुप में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बच्चों यहाँ पे ग्रुप लिख दिया, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे पीरियड होगा बच्चों, यहाँ पे पीरियड होगा, ठीक है। अब देखिए पीरियड में क्या होती है बच्चों, क्योंकि बच्चों पीरियड जो होता है लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट चलने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। बच्चों सबसे ज़्यादा आपकी CH3 की, फिर NH2 की, फिर OH- की, फ्लोरीन की, ठीक है बच्चों। अब लेकिन बेसिसिटी में देखिए क्या होता है, बेसिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले कंपाउंड बेसिक कहलाते हैं, या डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए NH2 जो होगा, जैसे आपको लिया मैंने एक कंपाउंड NH2 मैंने ले लिया, NH2 ले लिया, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर बच्चों देखो एक लोन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तैयार रहता है कि ये बेसिक कंपाउंड कहलाता है, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए फ्री रहे। और जबकि बेंजीन में आ जाओ, बेंजीन में मान लो ये लगा है, पिरिडीन टाइप का कंपाउंड है। अब ये बच्चों अपने कंपाउंड को इनसे ज़्यादा ये ज़्यादा वो होंगे, ये ज़्यादा बेसिसिटी होंगे, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये बेंजीन रिंग में चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन बच्चों बेंजीन रिंग में चला जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है डोनेट करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करने के लिए फ्री रहे वो बच्चों मोर बेसिक कहलाते हैं, बेसिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो या हाइड्रोजन या प्रोटॉन को ही हाइड्रोजन कहते हैं, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले जल्दी से, उसको बेसिसिटी उतनी ज़्यादा मोर होती है। तो ग्रुप में बच्चों, ग्रुप में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ज़्यादा बेसिसिटी बढ़ती है। जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर सबसे ज़्यादा होती है। और जबकि पीरियड में आ जाएंगे बच्चों तो लेफ्ट टू राइट चलने पे बेसिसिटी डिक्रीज होती है। देखो बच्चों पीरियड में बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी सेम चलती है, लेफ्ट टू राइट चलने पे बच्चों देखिए यहाँ पे बेसिसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है।